हेलो स्टूडेंट्स, अभी देखते हैं चार्जेस का इक्विलिब्रियम। देखिए क्वेश्चन है, मान लीजिए कि कोई लाइन है, यहाँ पे एक चार्ज रखा है जिसकी वैल्यू है Q1 और ये पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे एक दूसरा चार्ज रखा है जिसकी वैल्यू है Q2। दोनों के बीच का सेपरेशन है R। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि थर्ड चार्ज जो कि Q0 है, थर्ड चार्ज जो कि Q0 है, उसको कहाँ रखा जाए, मतलब उसकी पोजीशन बतानी है कहाँ होनी चाहिए कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, टू स्टे इन इक्विलिब्रियम, कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक, तो मुझे उसकी पोजीशन पता करनी है। देखिए अगर ये पॉजिटिव चार्ज फिक्स है, ये पॉजिटिव चार्ज फिक्स है, तो यहाँ बीच में किसी भी जगह कोई पॉजिटिव चार्ज रखा जा सकता है। ठीक, जहाँ पे एक ऐसी पोजीशन डेफिनेटली होगी जिसपे इसकी वजह से रिपल्शन इस तरफ और इसकी वजह से रिपल्शन इस तरफ बराबर होगा, और वो दोनों फोर्स अगर बराबर होंगे तो वो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगी। यानी कि चार्ज अब राइट लेफ्ट मूव नहीं करेगा, यहीं पे मतलब स्टेबल हो जाएगा। जब दोनों तरफ फोर्स इक्वल हो गए तो यहीं पे इक्विलिब्रियम आए। तो मुझे ये पोजीशन बतानी है कहाँ होगी। तो मान लो ये वाली पोजीशन है यहाँ से x पे, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बच गई, r माइनस एक्स। तो होगा क्या, इस पे ये वाला फोर्स 1 की वजह से होगा और ये वाला फोर्स 2 की वजह से होगा। अगर F1 निकाला जाए तो F1 की वैल्यू होगी सम कांस्टेंट K Q1 Q0 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर, और F2 होगा K Q2 Q0 डिवाइडेड बाई R माइनस एक्स का स्क्वायर। ये दो चीजें होंगी। अब होना क्या है, अगर ये यहां पे इक्विलिब्रियम में तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। ठीक, तो फॉर इक्विलिब्रियम F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होना चाहिए। F1 और F2 का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि K Q1 Q0 बाई एक्स स्क्वायर बराबर होना चाहिए K Q2 Q0 डिवाइडेड बाई R माइनस एक्स का स्क्वायर, ये होना चाहिए। ठीक, तो अब आप देखिए K और Q0 से K और Q0 कैंसिल, तो यहां पे आप देखिए Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन R माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आ गया। अब यहां से क्या आएगा, अगर यहां से देखा जाए तो अंडर रूट ऑफ Q1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ Q2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन R माइनस एक्स, ये हो गया। अब आप ये देखिए, अगर इस चीज को मैं सॉल्व करूं, इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दूं, इसकी उधर कर दूं, तो x अंडर रूट ऑफ Q2 बराबर होगा R अंडर रूट ऑफ Q1 माइनस x अंडर रूट ऑफ Q1, ये हो जाएगा। अब आप यहां से देखिए, हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना, एक x इधर ले जाओ, तो x रूट Q2 और x रूट Q1, तो x को अगर कॉमन लेंगे तो अंडर रूट ऑफ Q2 प्लस अंडर रूट ऑफ Q1 तो यहाँ आ गया, और यहाँ पे आ गया अंडर रूट ऑफ Q1 इंटू R। तो यहाँ से x की वैल्यू तुरंत निकल आई, रूट ऑफ Q1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ Q2 प्लस रूट ऑफ Q1 इंटू R, ये x की वैल्यू निकल आई। ठीक है, तो R माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, R माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी R माइनस R रूट Q1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2, मतलब इस वाली वैल्यू को इसमें से माइनस कर दिया, तो आप ये देखो ये आ जाएगी अंडर रूट ऑफ Q2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ Q1 प्लस रूट ऑफ Q2 इंटू R, ये आपकी R माइनस एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक, तो आप ये देखो, जो ये लेंथ का रेशियो है, जो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो है, अगर मैं यहां से देखूं तो x ओवर R माइनस एक्स, अगर मैं x ओवर R माइनस एक्स करूं तो ये सीधे सीधे
रूट ऑफ Q1 बाई रूट ऑफ Q2 आ रखा था यहाँ पे। इससे ये पता चलता है कि अगर Q1 से डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है, और Q2 से डिस्टेंस ले रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस है ये चार्ज के रेशो में डिवाइड हो जाती है। यानी कि अगर ये चार्ज ज़्यादा है तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ का रेशो इनके अंडर रूट का रेशो होगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे 1 कूलम्ब का, और एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है 4 कूलम्ब का। ठीक है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है 1 कूलम्ब एंड 4 कूलम्ब के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि थर्ड चार्ज Q नॉट कहाँ रखा जाए, यानी कि x की वैल्यू कहाँ कितनी होनी चाहिए। ये कितना हुआ 20 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि ये बैलेंस में हो जाए, ये जो है इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो x अपॉन 20 माइनस एक्स बराबर होता है अंडर रूट ऑफ Q1 बाई Q2 के। तो अंडर रूट ऑफ 1 बाई 4 हो गया, अंडर रूट ऑफ 1 बाई 4 हो गया, यानी कि 1 बाई 2। इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स। 2 की मल्टीप्लाई उधर कर दी, 20 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई, तो 3x इज इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू हो गई 20 बाई 3 सेंटीमीटर। यहीं से आंसर आ गया। आप चाहते तो x का फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, ये वाला यूज कर सकते हैं। अगर हम x का फॉर्मूला यूज करें तो क्या आंसर आएगा, रूट ऑफ Q1 यानी कि अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 20। अगेन 20 बाई 3 आ जाएगा, ये आंसर है। तो जो ये चार्जेस हैं, किसी तीसरे चार्ज की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, ये उनको खुद के रेशो में डिवाइड करते हैं, बस प्रोवाइडेड कि इन दोनों की नेचर सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस होना चाहिए। ठीक, अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो बीच में तो इक्विलिब्रियम पोजीशन आ ही नहीं सकती, क्योंकि एक तो रिपेल करेगा दूसरा अटैक करेगा, इक्विलिब्रियम आ ही नहीं सकता, इक्विलिब्रियम उसके बाहर आएगा। तो बाहर किसी पोजीशन पे ले जाके फिर से बैलेंस करेंगे और यही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। ठीक, मान लो यहां से x डिस्टेंस पे इक्विलिब्रियम आता है तो यहां से x और यहां से r प्लस एक्स, दोनों पे फोर्स बराबर कर देंगे, x की वैल्यू फिर से आ जाएगी, वही आंसर होगा। तो इस तरीके से हम किसी एक लाइन पे 3 चार्जेस के इक्विलिब्रियम को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए, जो चार्जेस का इक्विलिब्रियम वो तो हमने देख लिया। अब इक्विलिब्रियम एक तरीके से और देखा जाना चाहिए, वो कैसे, अगर इक्विलिब्रियम पे ही थोड़ा सा और स्ट्रेस दें हम, तो मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों की वैल्यू सेम है Q एंड Q। इन दोनों को हम ऐसे मिलाते हैं, यूं मिला रहे हैं, ये मिड पॉइंट है। यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव, और ये किस में है, इक्विलिब्रियम में है। जितना फोर्स इस पे इधर लग रहा है उतना इधर लग रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम तो 3 टाइप का होता है, कैसा, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। ठीक, स्टेबल और अनस्टेबल। अगर पूछा जाए कि ये पॉजिटिव चार्ज किस टाइप के इक्विलिब्रियम में है तो हम क्या आंसर करेंगे। ठीक, तो देखिए कैसे आंसर करना है। मान लो ये Q है, ये Q है और ये कितना है Q नॉट, ये चार्ज कितना है Q नॉट। तो हमने क्या किया, इस टाइम देखा कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर है, तो इसकी वजह से इस पे इस तरफ फोर्स और इसकी वजह से इस पे इस तरफ फोर्स बराबर है। अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम में है।
अगर मैं इसको डिस्टर्ब कर दूं थोड़ा सा, मान लीजिए मैंने इसको यहां से थोड़ा सा इस तरफ डिस्टर्ब कर दिया x डिस्टेंस, तो यहां पे पहुंचने से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज पे ये वाली डिस्टेंस कम हो गई, तो ये वाला फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा रिपल्शन का, जो कि पहले कम था, क्योंकि डिस्टेंस कम होगी तो नीचे r का स्क्वायर होता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। r की वैल्यू को आपने कम कर दिया तो ये वाली वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब अगर इसको आप उधर लेंगे तो इसकी वजह से जो रिपल्शन है वो कम हो जाएगा। तो अब आप देखो यहां पे नेट फोर्स इस तरफ आ जाएगा, यानी कि जो नेट फोर्स है वो इस तरफ आ गया। अब आप खुद देखो, आपने इस तरफ डिस्प्लेस किया है और नेट फोर्स इस तरफ डेवलप हुआ, तो ये तो रीस्टोरिंग हो गया, रीस्टोरिंग फोर्स हो गया, जो कि वापस इस चार्ज को यहीं लाने की कोशिश करेगा। और अगर कोई किसी पे रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है तो वो कैसा इक्विलिब्रियम हो जाता है, स्टेबल। तो कैसा इक्विलिब्रियम हो गया, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, तो अगर आप इस चार्ज को राइट में या लेफ्ट में डिस्प्लेस करते हैं, अगर आप लेफ्ट में करोगे तो ये वाली डिस्टेंस कम हो जाएगी, वो वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा, और ये वाला फोर्स कम हो जाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स उस तरफ आएगा, फिर से स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये अगर आप ऐसे राइट लेफ्ट मूव कराते हो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। लेकिन इसी केस में, ठीक है, इसी केस में अगर आप किसी और तरीके से मूवमेंट कराते हो, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में आपने पॉजिटिव चार्ज को रखा, इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर आपने इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करा दिया, मान लो यहां पहुंचा दिया, तो क्या होगा, इसकी वजह से रिपल्शन इस तरफ होगा और इसकी वजह से रिपल्शन इस तरफ होगा, रिजल्टेंट फोर्स आएगा इस तरफ, रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, इस तरफ। अब आप देखो, आपने इसको y डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया और इस पे नेट फोर्स उधर ही लग गया, तो ये तो डी स्टोरिंग फोर्स हो गया, जो इसको यहां से इक्विलिब्रियम से हटाना चाहता है। तो यहां पे कैसा फोर्स डेवलप हो गया, डी स्टोरिंग फोर्स। अगर डी स्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है तो इक्विलिब्रियम कैसा होता है, अनस्टेबल, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। तो पॉजिटिव के बीच में अगर आप इस तरीके से मूवमेंट कराओगे ऊपर या नीचे तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और राइट लेफ्ट कराओगे, देखो इसमें आपने राइट लेफ्ट कराया है, इसमें राइट लेफ्ट कराया है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। अब मान लो इस केस में जो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अगर आप ऐसे कर दोगे तो यहां पे वाइब्रेशन होंगे, यानी कि ये क्या करेगा, SHM करेगा। इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसमें तो वाइब्रेशन ही नहीं हो सकते। अगर आपने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया तो ये फोर्स दोनों मिलके इसको इनफाइनाइट पे ले जाएंगे, आपने इसको नीचे लेगा तो इधर की साइड इनफाइनाइट पे ले जाएंगे, तो यहां तो कुछ वाइब्रेशन नाम की चीज हो ही नहीं सकती। यहां पे इक्विलिब्रियम अगर आपने इस डायरेक्शन में बिगाड़ दिया तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा, इस डायरेक्शन में डिस्टर्ब किया तो ये यहीं इनके बीच में रहेगा और SHM करेगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अगर यहां से x डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया तो SHM का टाइम पीरियड क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। मान लीजिए इस केस में, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है ना, किस तरीके से इसको सॉल्व करना। मान लो यहां से आपने x डिस्टेंस इधर इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो यहां पे क्या होगा, जब ये चार्ज यहां पहुंच जाएगा, जब ये चार्ज यहां पहुंच जाएगा तो इस पे एक फोर्स तो इस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा। मान लीजिए ये वाला फोर्स लग रहा है, मान लो ये तो A है और ये है B। दिस फोर्स इज ड्यू टू B एंड दिस फोर्स इज ड्यू टू A। ठीक, तो अब आप देखो FB की वैल्यू अगर हम यहां पे निकालें, ये तो वो वाला केस हो गया जिसमें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इस वाले केस की बात करते हैं, अगर हम इस वाले केस की बात करें यहां पे और FB की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो FB की वैल्यू हो जाएगी, देखिए ये वाली डिस्टेंस कितनी थी यहां से लेके यहां तक की, ये वाली डिस्टेंस हम मान लेते हैं 2a, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या मान लेते हैं हम, 2a। तो A इधर और A इधर,
तो जब आप इस वाले चार्ज को यहां से यहां ले आते हो तो एक डिस्टेंस तो a प्लस एक्स हो जाती है और एक a माइनस एक्स हो जाती है। तो जो FB है वो हो जाएगा k क्यू नॉट ओवर a माइनस एक्स का स्क्वायर, और FA क्या हो जाएगा k क्यू नॉट ओवर a प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो नेट फोर्स उस तरफ कितना हो जाएगा FB माइनस FA, उस तरफ कितना हो जाएगा FB माइनस FA, यानी कि k क्यू नॉट अगर आप कॉमन ले लो तो 1 ओवर a माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 ओवर a प्लस एक्स का स्क्वायर, ये वाली चीज बचेगी। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व किया जाए तो k क्यू नॉट इनटू नीचे बचेगा, दोनों की मल्टीप्लाई की जाए तो a माइनस एक्स a प्लस एक्स, a माइनस एक्स a प्लस एक्स, तो ये बचेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर नीचे, और ऊपर बचेगा a का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2ax माइनस a का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर और माइनस 2ax, तो ऊपर बचेगा केवल 4ax। ठीक, और आप ये देखो इसमें k क्यू नॉट ओवर, अब ये जो x है x इज वेरी स्मॉल, x को क्या लेना है बहुत स्मॉल लेना है, बहुत ज्यादा स्मॉल, यानी कि x टेंड्स टू 0। तो ये वाली जो क्वांटिटी है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से x तो वैसे ही बहुत छोटा है इसका स्क्वायर तो और भी छोटा होगा, तो ये वाली चीज 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप नीचे a की पावर 4 लिख सकते हो, यानी कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली a की पावर 4, क्योंकि x टेंड्स टू 0, x बहुत कम है, और साथ में ये 4ax है तो 4a इंटू एक्स ले लिया। तो यहाँ पे जो F है नेट फोर्स है F, वो हो गया k क्यू नॉट इंटू 4 डिवाइडेड बाई a का क्यूब इंटू एक्स। और अब आप एक चीज और देखिए, हमने डिस्प्लेस इस तरफ किया है और फोर्स उस तरफ आया है, तो ये वाला फोर्स अपने आप ही हम क्या लिख देंगे माइनस, तो F इज इक्वल टू माइनस 4k क्यू नॉट बाई a क्यूब इंटू एक्स, ये हो गया। अब यहां पे आप देखिए फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ गया, ये किसके लिए जरूरी हो गया SHM के लिए। तो यहां पे प्रूव हो गया कि ये SHM कर रही है। तो अगर ये सिचुएशन SHM कर रही है और मुझे इसका टाइम पीरियड निकालना है, तो मैं क्या करूंगा F बाई M करूंगा, और यहां पे माइनस का 4k क्यू नॉट बाई M a क्यूब इंटू एक्स, ये हो गया। F बाई एम क्या हुआ एक्सेलरेशन माइनस दिस इंटू एक्स। तो अब आप ये देखिए यहाँ पे मैं इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था, और F की वैल्यू कितनी आ गई है a की वैल्यू आ गई है माइनस k क्यू नॉट बाई एम a क्यूब इंटू एक्स। ठीक, तो इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर कर देते हैं, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है k क्यू नॉट बाई एम ए क्यूब, ये ओमेगा की वैल्यू आई है। तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट एम ए क्यूब ओवर k क्यू नॉट के साथ 4 भी है यहाँ पे, तो दिस इज 4, तो 4k क्यू नॉट, ये अपना आंसर हो गया। ये टाइम पीरियड हो गया SHM का। अगर दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में रखी हो तो SHM का टाइम पीरियड ये होगा। ओके, तो हमने इस पर्टिकुलर केस में जो SHM हुई है उसका टाइम पीरियड निकाला है। अब हम एक दूसरा केस लेते हैं। उसका टाइम पीरियड निकालेंगे। ठीक, देखिए अभी ये केस क्या था, एक पॉजिटिव चार्ज यहां था, एक पॉजिटिव चार्ज यहां था, इन दोनों के बीच में तीसरा पॉजिटिव चार्ज था, उसको हमने राइट लेफ्ट मूव करा के SHM कराई थी। ये उसका टाइम पीरियड है। अगर ऐसा हो जाए कि ये पॉजिटिव चार्ज है और एक और पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में एक नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ठीक, अगर इसका इक्विलिब्रियम चेक किया जाए
तो इसको आप अगर थोड़ा सा भी राइट में शिफ्ट कर दोगे, इतना सा भी, तो तुरंत ये वाले का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा, ये वाले का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा, रिपल्शन इस वाले का अट्रैक्शन कम पड़ जाएगा, तो तुरंत ये जाके उससे चिपक जाएगा। अगर आपने इसको इधर शिफ्ट करा दिया तो इसका अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, ये आके इससे चिपक जाएगा, तो ये जाके उससे चिपक जाएगा, ये आके इससे चिपक जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस नेगेटिव चार्ज को राइट लेफ्ट में अगर आप मूव कराओगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, यानी कि इस डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अगर ये पॉजिटिव और बीच में नेगेटिव हो। अभी थोड़ी देर पहले क्या किया था हमने, ये दोनों पॉजिटिव थे और ये भी पॉजिटिव था, तो इस डायरेक्शन का जो मूवमेंट था दैट वाज स्टेबल इक्विलिब्रियम, वो स्टेबल था। लेकिन ये क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव में अगर इसको राइट लेफ्ट में मूव कराओगे तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक, अब इसको ऊपर नीचे मूव करा के देखते हैं। तो अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करा दो तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो रिजल्टेंट बनेगा नीचे। ठीक, तो अगर आप इसको ऐसे मूव कराते हो ऊपर नीचे यूं, तो ये अब स्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा। देखो, ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये दोनों नीचे खींचेंगे, इसको नीचे शिफ्ट करोगे तो ये ऊपर खींचेंगे, तो ये तो रीस्टोरिंग फोर्स हो गया, ये तो रीस्टोरिंग फोर्स हो गया। और अभी थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था, यहाँ पॉजिटिव को अगर हम इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे थे तो एक रिपल्शन इधर लग रहा था, एक इधर लग रहा था, दोनों का रिजल्टेंट ऊपर आ रहा था, तो ये इनफाइनाइट पे पहुंच रहा था। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे फोर्स नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों मिलके इसको नीचे खींचेंगे और ये इस तरीके से यहाँ पे वाइब्रेशन करेगा। अब मुझे इसका टाइम पीरियड निकालना है, मुझे इसका यहाँ पे टाइम पीरियड निकालना है। ठीक, चलिए उसके लिए देखते हैं क्या करेंगे। अगर इसका मास m है और चार्ज q0 है, ये वाली डिस्टेंस भी a है और ये वाली डिस्टेंस भी a है, और आपने इसको यहां से y डिस्टेंस शिफ्ट कर दिया, यहां से y डिस्टेंस शिफ्ट कर दिया, तो जब इसको आप वापस खींचोगे तो इस पे लगने वाले फोर्स होंगे, एक तो ये वाला फोर्स होगा और एक ये वाला फोर्स होगा, ये F होगा और ये भी F होगा। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो दोनों का रिजल्टेंट है नीचे की तरफ, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2F cos थीटा। अगर ये वाला एंगल थीटा ले रहे हो आप तो ये भी थीटा होगा, F का cos थीटा और इस वाले F का cos थीटा, 2F cos थीटा। अब मैं अगर इसकी वैल्यू निकालूं तो 2 तो एज इट इज, F कौन सा फोर्स है, जो ये पॉजिटिव वाला चार्ज अपनी तरफ खींच रहा है। अब ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो यहां पे ये वाला जो फोर्स है F, ये वाला जो फोर्स है F, ये क्या होगा, 2 इंटू के क्यू नॉट बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट और इसका स्क्वायर, 2F और cos थीटा। cos थीटा क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, cos थीटा हो जाएगा y अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हो गया आपका 2k क्यू नॉट वाई ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर, देखो 2 तो ये है, 1/2 ये, 2/2 ये है और 1/2 ये बन जाएगा इसकी पावर 3/2। ठीक, अब आप देखो y इज वेरी स्मॉल, तो y स्क्वायर टेंस टू 0, तो यहां पे आप y स्क्वायर की वैल्यू को 0 डाल सकते हो नीचे। तो यहां पे ये f क्या बन जाएगा, f बन जाएगा 2k क्यू नॉट अपॉन a स्क्वायर प्लस 0 की पावर 3/2, यानी कि a का क्यूब इंटू वाई, ये वाला y यहां आ जाएगा। आप देख लो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y आ गया, और आप देखो हमने ऊपर खींचा है तो फोर्स नीचे लगा है, तो f के सामने आप माइनस अपनी मर्जी से लगा सकते हो, माइनस 2k क्यू नॉट बाई ए क्यूब इंटू वाई। तो यहां से ये चीज क्या प्रूव हो गई, SHM प्रूव हो गई, ये चीज क्या प्रूव हो गई, SHM। तो अगर दोनों तरफ मैं m से डिवाइड कर दूं, F/m इज इक्वल टू माइनस का 2k क्यू नॉट बाई m इंटू ए क्यूब इंटू वाई।
ठीक, इस वाली चीज को आप a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई से कंपेयर कर दीजिए, तो यहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2k क्यू नॉट बाई एम ए क्यूब। ठीक, ये ओमेगा की वैल्यू आ गई, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई ये, और ओमेगा की वैल्यू आ गई ये, तो टाइम पीरियड हो जाएगा आपका 2 पाई अंडर रूट एम ए क्यूब अपॉन 2k क्यू नॉट। इस केस में टाइम पीरियड इतना होगा, यानी कि अगर दो पॉजिटिव के बीच में नेगेटिव को अप एंड डाउन मोशन कराई जाए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और एसएचएम होगी, और दो पॉजिटिव के बीच में पॉजिटिव को राइट लेफ्ट वाली मोशन कराई जाए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और एसएचएम होगी। तो इस केस में पॉजिटिव का इस केस में टाइम पीरियड ये आएगा, और नेगेटिव का इस केस में टाइम पीरियड ये वाला आएगा। अगर दोनों का रेशियो देखा जाए तो यहां पे इसमें 2 है और उसमें यहां पे इसी जगह पे 4 होता है। ठीक, नोट करिए इसको। देखिए एक केस और लेते हैं हम। मान लीजिए ये एक सपोर्ट है और इससे दो चार्ज बॉल ऐसे लटकी हुई है, एक इधर और एक इधर। ये बॉल 1 और ये बॉल 2। ठीक, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। इसका चार्ज q1 है और इसका चार्ज q2 है। ठीक, इस तरीके से इसकी लेंथ l है, इसकी लेंथ भी l है। तो जब ये म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से ये वाला एंगल मान लीजिए θ1 बन रहा है और ये θ2 बन रहा है। तो इस केस को मुझे एनालाइज करना है अभी क्या होना है। देखिए अगर मैं इसका FBD बनाऊंगा, यहाँ पे इसका FBD बनाऊंगा तो इसकी वजह से यहाँ ये इलेक्ट्रिकल फोर्स आएगा और नीचे की तरफ आएगा m2g, तो ये एंगल है θ2। अगर यहाँ का टेंशन आप T2 मानते हो तो T2 का cos थीटा इस तरफ आएगा और T2 का sin थीटा इस तरफ आएगा, यानी कि T2 sin थीटा इस तरफ आएगा और T2 cos थीटा इस तरफ आएगा। तो यहाँ पे अगर ये चीज इक्विलिब्रियम में है θ2 एंगल बनाने पे, तो T1 T2 sin थीटा, T2 sin थीटा किसके बराबर होगा FE के, और T1 cos थीटा बराबर होगा mg के। दोनों को अगर डिवाइड करो तो यहाँ पे tan थीटा, अब थीटा के बजाय क्या चलेगा θ2 चलेगा, ये T2 है, T2 का cos थीटा और T2 का sin थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा FE अपॉन m2g। ठीक, और FE2 ले लो इसको और इसका FBD बनाए तो इस पे FE1 नीचे, m1g नीचे, T1 इस तरफ, तो T1 का cos θ1 ये θ2 है और ये θ2 है, T1 cos θ1 और ये T1 sin θ1 हो गया। तो यहां पे अगर देखा जाए तो T1 sin θ1 किसके बराबर होगा FE1 के, और T1 cos θ1 ये होगा m1g के बराबर। अगर इन दोनों को डिवाइड किया जाए तो यहां से आता है tan, ये तो tan θ2 बनेगा और ये बनेगा tan θ1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका FE1 बाई m1g। ये पहली इक्वेशन हो गई और ये इसकी दूसरे की इक्वेशन हो गई। ठीक, अब आप ये देखो कूलाम्ब लॉ से अगर बात की जाए
तो कूलाम लॉ ये कहता है कि फोर्स ऑफ 2 ऑन 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 विद माइनस साइन, पर मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर होंगे, मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर होंगे, ये फोर्स इसके बराबर होगा। इसका मतलब Fe1 Fe2 के बराबर होगा मैग्नीट्यूड में, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि tan θ1 और tan θ2, ठीक, m1 और m2 पे डिपेंड करते हैं बस, ठीक। अगर यहां पे देखा जाए तो जो ये एंगल है दोनों, ठीक है, tan θ1 को tan θ2 से अगर डिवाइड किया जाए, tan θ1 बाई tan θ2 अगर ये डिवाइड किया जाए तो नीचे m1g आएगा और ऊपर m2g आएगा, बस ये बच जाएगा। Fe से Fe कट जाएगा, g से g कट जाएगा, तो m2 बाई m1 आ जाएगा। इससे ये पता चलता है इफ m2 इज ग्रेटर देन m1 देन θ1 विल बी ग्रेटर देन θ2। इफ m1 इज इक्वल टू m2 θ1 will be equal to θ2, and if m2 is smaller than m1 θ2 will be greater than θ1। ये कंक्लूजन निकलते हैं यहां पे। तो अगर दो सेम लेंथ के थ्रेड ऐसे लटके हुए हैं और उन पे दो मासेस लटके हुए हैं, अगर उनके चार्जेस अलग अलग हैं, ठीक है, अगर उनके चार्जेस अलग अलग हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर और KQ2 Q1 बाई आर स्क्वायर बराबर होंगे मैग्नीट्यूड में, तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स तो बराबर ही होंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल डिफरेंट होगा अगर m1 m2 डिफरेंट होंगे। देखो ऐसे खींचने वाले फोर्स बराबर हैं, पर ऐसे खींचने वाले में से ये ज्यादा है और ये कम है, तो ये ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, ये वाला एंगल कम होगा। अगर ये वाला फोर्स ज्यादा हुआ तो ये वाला एंगल कम होगा, और ये वाला फोर्स कम हुआ तो ये वाला एंगल ज्यादा होगा। तो एंगल को इंक्रीज करने वाले फोर्स तो ये दोनों हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि एंगल का इंक्रीमेंट तो सेम होगा, लेकिन एंगल को डिक्रीज करने वाले ये वाले फोर्स हैं। अब जिसका भी फोर्स ज्यादा होगा वही एंगल को ज्यादा डिक्रीज कर पाएगा। तो इफ m2 इज ग्रेटर देन m1 तो θ2 की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि उस साइड का एंगल कम हो जाएगा। तो चार्ज के डिफरेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज चाहे कम हो या ज्यादा हो, दोनों पे अलग अलग हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता इन एंगल्स पे। अगर दोनों मासेस सेम है तो चाहे चार्ज कुछ भी हो, दोनों एंगल बराबर होंगे। यानी कि अगर कोई कहे कि इस पे चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज Q2 है, इसका मास m है, इसका मास m है, तो दोनों एंगल थीटा होंगे। इन चार्जेस के डिफरेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फोर्स लगता है KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जिनमें दोनों की मल्टीप्लाई यूज होती है। तो अगर ये अलग अलग भी हैं तो जब इस पे फोर्स लगाएंगे तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई यूज होगी, और इस पे फोर्स निकालेंगे तो भी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई यूज होगी। F के दोनों केस में सेम रहेगा। तो ये वाले फोर्स से कुछ फर्क नहीं पड़ता, डिसाइडिंग फोर्स है ये वाला। ये ज्यादा होगा तो एंगल कम होगा, ये कम होगा तो एंगल ज्यादा होगा। ठीक, इस तरीके से हम ये भी चेक कर सकते हैं कि किस केस में एंगल कम होगा और किस केस में एंगल ज्यादा होगा। अगर इस पूरे सिस्टम को किसी डाइलेक्ट्रिक में डुबो दिया जाए और ये दोनों पॉइंट मासेस हो तो एंगल बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा एंगल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो जाएगा तो दोनों पास आ जाएंगे। तो किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में डुबोने से पास आ जाते हैं ये। ठीक, नोट करिए इसको। एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए एक रिंग है किसी टेबल पे, ऐसे एक रिंग पड़ी हुई है, ठीक है। मान लीजिए एक टेबल है,
तो इस टेबल पे अगर ये एक रिंग पड़ी हुई है, इस रिंग पे पॉजिटिव चार्ज चिपका हुआ है, समझ लीजिए ऐसे सब जगह, और सेंटर पे रखा है चार्ज Q0, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा, ये जो रिंग है, अगर रिंग की ऐसी व्यू बनाई जाए यूं, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो हर एलिमेंट को इसके बाहर की तरफ धकेलेगा, क्योंकि सब जगह पॉजिटिव चिपका हुआ है, तो इसको भी बाहर की तरफ धकेलेगा, इस वाले एलिमेंट को भी बाहर की तरफ धकेलेगा। तो ये हर एलिमेंट को बाहर की तरफ धकेलेगा ऐसे, इसको भी बाहर की तरफ धकेलेगा यूं, इसको भी बाहर की तरफ धकेलेगा ऐसे। तो होगा क्या, इस सेंटर पे रखे हुए चार्ज की वजह से, जो ये पॉजिटिव चार्ज रखा है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्शन हो रहा है यूं, तो क्या होगा, ये जो रिंग है, ये वाली रिंग, इस रिंग पे बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है यूं ऐसे, तो इस रिंग में टेंशन आ जाएगा। रिंग की जो वायर है उसमें टेंशन आ जाएगा। अब मान लीजिए रिंग का मास m, रेडियस r और टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज इज q, तो इस पूरी लेंथ पे कितना चार्ज चिपका हुआ है, जो 2 पाई r लेंथ है, इस पे q चार्ज चिपका हुआ है पूरी इस पे। तो पूछा जा रहा है टेंशन क्या होगा, व्हाट इज द टेंशन इन द रिंग, रिंग में टेंशन कितना होगा। ठीक, बहुत ध्यान से सुनना है क्वेश्चन को। देखिए होगा क्या, अगर नेट फोर्स निकाला जाए, अगर नेट फोर्स निकाला जाए ऑन रिंग, तो कितना आएगा, 0, क्योंकि जितना फोर्स इस तरफ है उतना ही फोर्स इस तरफ है, इस फोर्स को ये कैंसिल कर देगा, इसको ये, इसको ये, इसको ये। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग कितना होगा, 0, यानी कि रिंग कहीं भी नहीं जाएगी, रिंग मूव नहीं करेगी, रिंग वहीं की वहीं रहेगी, लेकिन हर चीज पे बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है यूं, हर चीज पे बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है ऐसे। तो जो ये वायर पे बाहर की तरफ फोर्स लग, इसकी वजह से टेंशन आ जाएगी। अब मुझे इतना पता है कि वेक्टर सम कितना आएगा फोर्सेस का, 0। हमको क्या करना पड़ेगा, स्केलर सम करना पड़ेगा, यानी कि जो छोटा सा एलिमेंट है उस पे बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, उसके नेक्स्ट वाले पे बाहर की तरफ जो लग रहा है, तो स्केलर सम करके जो फोर्स आएगा, ठीक है ना, F, ये स्केलर सम है। टेंशन क्या हो जाता है, फोर्स का स्केलर सम और डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये टेंशन हो जाता है। टेंशन का फॉर्मूला है ये। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या चीज है, कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए कोई भी एलिमेंट अगर मैं यहां पे ले लेता हूं, मान लो ये छोटा सा एलिमेंट है dl, जिस पे चार्ज कितना है dq, तो इस पे बाहर की तरफ फोर्स होगा df। अब अगर ये df मैं निकालूं तो ये आएगा k बाई k इंटू क्यू नॉट इंटू डी क्यू और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस तो r होगी ना। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है, इस पॉजिटिव चार्ज को बाहर धकेलेगा, और इस पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू, चार्ज पे जो फोर्स होगा F, वो कितना होगा, k क्यू नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अब इतना ही फोर्स इस पे होगा, इतना इससे नेक्स्ट वाले पे होगा। तो अगर इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं 0 से लेके 2 पाई तक, तो k क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू डी क्यू आएगा। ठीक, 0 से 2 पाई तक अगर इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, यानी कि ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स, सारे फोर्स जोड़ दिए जाए, तो वो स्केलर सम हो जाएगा। अब लेकिन यहां पे अगर मैं dq की बात करूं, ठीक, ये जो dq आपने लिया इतना छोटा सा, ये क्या है, q चार्ज है 2 पाई r लेंथ पे, तो dq क्या होगा, dq होगा r d थीटा। dq की लेंथ कितनी होगी, dl, dl कितना होगा, dl होगा r d थीटा। तो dl की वैल्यू मैंने क्या रख दी, r d थीटा, r से r कैंसिल, तो dq कितना हो गया, q अपॉन 2 पाई इंटू डी थीटा। भाई ऐसा हो सकता है ना
कि ये छोटा सा एलिमेंट, जो ये छोटा सा एलिमेंट आपने लिया है, ये इस पे डी थीटा एंगल बनाए, ठीक, और यहां से कितना एंगल है ये थीटा। तो यहां पे इस एलिमेंट का सारे एलिमेंट के फोर्स निकाल के हम जोड़ देंगे, तो ये चीज क्या आ जाएगी, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, और या आप 0 से 2 पाई का इंटीग्रेशन करने के बजाय इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू कर दीजिए, सब का सम, तो ये आ जाएगा के, वो सब करने की भी जरूरत नहीं है, के क्यू नॉट बाई आर क्यूब, और डी क्यू का इंटीग्रेशन तो क्यू आ जाएगा, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू तो क्यू आ जाएगा यहां पे। तो ये फोर्स हो गया के क्यू नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये फोर्स का स्केलर सम हो गया। अब टेंशन क्या होगी, टेंशन होगी फोर्स का स्केलर सम और डिवाइडेड बाई 2 पाई, यानी के क्यू नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये टेंशन हो गई। अब ये जो k है, k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी याद रखना है। तो इस रिंग के सेंटर पे अगर आप चार्ज क्यू नॉट रख देते हो और इस पूरी रिंग को वो चार्ज बाहर की तरफ धकेलता है ऐसे, तो इसमें टेंशन आ जाती है जिसकी वैल्यू होती है के क्यू नॉट क्यू बाई 2 पाई आर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा मैं। देखिए हमें क्या निकालना है, हमें इस पे लगने वाले जितने भी ये फोर्सेस हैं इन सब के मैग्नीट्यूड का सम निकालना है। तो एक छोटा सा एलिमेंट अगर डी क्यू लेते हैं, डी क्यू पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, के क्यू नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अब सब कुछ जोड़ते चले जाएंगे, ऐसे सारे फोर्स जोड़ते चले जाएंगे, तो के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, डी क्यू डी क्यू डी क्यू ऐसे जुड़ जाएगा, तो डी क्यू को पूरा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, क्यू। तो के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू, ये फोर्स का स्केलर सम आ गया, मैग्नीट्यूड का सम आ गया। वेक्टर सम तो 0 रहेगा, उसका तो हमें पता है, वेक्टर सम 0 रहेगा, ठीक, लेकिन स्केलर सम कुछ आएगा। हमें हमेशा स्केलर सम ही निकालना होता है और उसको 2 पाई से डिवाइड करना होता है, टेंशन आ जाती है। सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है ये, सर्कुलर मोशन में है ना वो वाला कॉन्सेप्ट जिसमें हम किसी रिंग को ऐसे v से घुमाते हैं और टेंशन लिखते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर और डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये टेंशन लिखते हैं हम वहां पे जब इसको हम v वेलोसिटी से घुमाते हैं। सर्कुलर मोशन में रिंग को ऐसे घुमाया था और उसमें टेंशन निकाली थी हमने, और वो वैल्यू कितनी आई थी, जो भी बाहर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स, नेट स्केलर सम फोर्सेस का एम वी स्क्वायर बाई आर, उसको 2 पाई से डिवाइड कर दिया था तो टेंशन आ गई थी। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी यूज करेंगे, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। इसको बाहर की तरफ धकेल रहा है ये फोर्स, इस बाहर की तरफ धकेलने वाले का स्केलर सम डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये टेंशन हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव भी होता तो ये टेंशन तब भी होती, क्योंकि तब ये इसको अपनी तरफ खींचता, तब भी स्केलर सम इतना ही होता, टेंशन तब भी इतनी होती। पर ये यहाँ पे टेंसाइल वाली टेंशन है, स्ट्रेच करने वाली है, पॉजिटिव नेगेटिव होता तो कंप्रेसिव टेंशन होती वो। नोट करिए इसको, ओके। ओके, देखिए क्वेश्चन और देखिए। सपोज करिए यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, ये वाली डिस्टेंस है 1 मीटर, ये चार्ज Q1 और ये Q2, ठीक, दोनों के बीच की डिस्टेंस इतनी है। अब Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम है, ठीक है। अब यहां पे जो मीडियम है, इस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी ER is 3. Find force on Q2 due to medium. Find force on Q2 due to medium.
मीडियम की वजह से Q2 पे कितना फोर्स लग रहा है वो मुझे बताना है, अगर ये कंडीशन है तो। अब आप ये देखो, कूलाम लॉ ये कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर ये फोर्स वैक्यूम में बात की जाए तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। ठीक, तो यहां पे इस कंडीशन में अगर वैक्यूम में ये फोर्स निकाला जाए तो ये आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -7 और -7, 1 इंटू 10 टू द पावर -14 ये हो गया, और डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर। तो ये फोर्स दोनों के बीच में अगर वैक्यूम में निकाला जाए तो ये आएगा आपका 9 इंटू 10 टू द पावर 9 प्लस और माइनस का 14 माइनस का 5 न्यूटन, इतना फोर्स आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन इन दोनों के बीच में। पर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी है वो 3 है। तो फोर्स इन द मीडियम, मीडियम एग्जिस्ट करने पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा 9 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है ना, बाई 3। तो वो होगा 3 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। अब आप ये देखो, जो Q2 चार्ज है, जो ये Q2 चार्ज है, Q2 पे इस तरफ तो फोर्स लग रहा है ड्यू टू वैक्यूम की वजह से, यानी कि जो वैक्यूम होता है, यानी कि केवल Q1 की वजह से जो उस पे फोर्स है वो लग रहा है। अब इस तरफ फोर्स लग रहा है मीडियम की वजह से, ये फोर्स किसकी वजह से, ये Q1 की वजह से है, और ये वाला फोर्स मीडियम की वजह से है। और रिजल्टेंट फोर्स कितना आ रहा है, रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है 3 इंटू 10 टू द पावर -5, 3 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन, ये आ रहा है रिजल्टेंट फोर्स। अब आप ये देखो, दिस वन इज फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो ये Q1 की वजह से फोर्स है 9 यूनिट का, और नेट फोर्स 3 यूनिट का है। तो फोर्स ड्यू टू मीडियम क्या होगा, यानी कि नेट फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू मीडियम प्लस फोर्स ड्यू टू Q1। तो यहां पे पता चलेगा फोर्स ड्यू टू मीडियम इज इक्वल टू होगा F माइनस फोर्स ड्यू टू Q1। तो F होता है 3 इंटू 10 टू द पावर -5, इसमें से माइनस होना है 9 इंटू 10 टू द पावर -5। तो फोर्स ड्यू टू मीडियम, तो फोर्स ड्यू टू मीडियम कितना होगा, Fm, ये होगा F माइनस F नॉट, यानी कि माइनस का 6 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। यानी कि इस चार्ज Q2 पे मीडियम का फोर्स इस तरफ होगा, और कितना होगा 6 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। ये आंसर आ गया। ठीक, देखिए हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये कोई चार्ज था, अगर कुछ भी ना होता तो इस पे इस तरफ 9 यूनिट का चार्ज होता, लेकिन मीडियम की वजह से इस तरफ केवल 3 यूनिट का चार्ज है। इसका मतलब मीडियम का चार्ज कितने यूनिट का है, 6 का, और उस तरफ है। इस तरीके से मीडियम का फोर्स भी इस पे निकाला जा सकता है। अब कूलाम फोर्स तो ये है जो कि उतना ही रहना है, मीडियम का फोर्स उल्टा लगता है, जो कि इस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है।